हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है बिहार के एक गांव की कहानी, तो आज इस चैप्टर से रिलेटेड सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न दिया गया है और उसके क्या क्या उत्तर हो सकते हैं। तो प्रश्न और उत्तर में जो पहला प्रश्न जो है, पहला टाइप का, वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन दिया गया वो कह रहा है उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं। उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? 3, 4, 5, 2। बताइए। याद रखना है कि उत्पादन के प्रमुख साधन 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं, ठीक है ना। उत्पादन के प्रमुख साधन 5 हैं। अगला है उत्पादन का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन को है नई वस्तु का सृजन, ख में दिया गया उपयोगिता का सृजन, ग में दिया गया है उपयोगिता का नाश और घ में दिया लाभदायक होना। तो उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता का सृजन करना। ऑप्शन ख इसका सही आंसर होगा। अगला है उत्पादन का निष्क्रिय साधन कौन है। श्रम, संगठन, साहसी या भूमि। बताइए, उत्पादन का निष्क्रिय साधन कौन है। तो इन चारों ऑप्शन में यदि देखा जाए तो उत्पादन का निष्क्रिय साधन है भूमि। भूमि क्या है? तो उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। ऑप्शन घ इसका सही आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है। ऑप्शन पहला है वह नाशवान है, दूसरा है वह मानव निर्मित है, तीसरा है उसमें गतिशीलता का अभाव है और चौथा है उसमें समान उर्वरता है। तो भूमि की विशेषता यह है कि वह नाशवान है। वो क्या है? नाशवान है। ऑप्शन पहला इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अब दिया गया है, कह रहे हैं अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं, दूसरा ऑप्शन है जमीन की ऊपरी सतह, तीसरा ऑप्शन है जमीन की निचली सतह, चौथा ऑप्शन है केवल खनिज संपत्ति। तो अर्थशास्त्र में प्रकृति भूमि का तात्पर्य है प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तु ना, यानी प्रकृति के द्वारा हमको फ्री में निःशुल्क जो भी वस्तुएं दिया गया है वो सब कुछ भूमि में काउंट होगा, ठीक है। चाहे वो पहाड़ हो, पर्वत हो, चट्टान हो, नदी, तालाब, पोखर, झील, झरना, पेड़ पौधे, सब कुछ भूमि में काउंट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उत्पादन है। बढ़ई, भिखारी, ठग, शराबी। यहाँ उत्पादन का काम कौन कर रहा था? कारपेंटर यानी बढ़ई। ऑप्शन को इसका सही आंसर होगा। अगला है उत्पादन का साधन कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कौन उत्पादन का साधन है। वितरण, श्रम, विनिमय, उपभोग। तो इसमें वितरण, विनिमय, उपभोग ये साधन नहीं है, जबकि श्रम जो है उत्पादन का साधन है। ऑप्शन इसका क्या होगा? तो ऑप्शन ख इसका सही आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है। तो संगठन हो गया, उद्यम हो गया, पूंजी हो गया, ये सभी उत्पादन के साधन हैं, लेकिन उपभोग जो ये उत्पादन के साधन नहीं है। ऑप्शन घ इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन पूंजी है। कौन पूंजी है? ऑप्शन पहला है फटा हुआ वस्त्र, दूसरा ऑप्शन है बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन, तीसरा ऑप्शन है किसान का हल, चौथा ऑप्शन है घर के बाहर पड़ा पत्थर। इसे पूंजी कौन है? तो अगर पूंजी की बात की जाए तो किसान का हल ये यहाँ पे क्या पूंजी है। ऑप्शन गो इसका सही आंसर होगा। अगला है जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं। व्यवस्थापक, पूंजीपति, साहसी, संचालक मंडल। तो जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम उठाता है उसको साहसी कहते हैं। क्या कहते हैं? साहसी कहते हैं। ऑप्शन गो इसका सही आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। श्रम के अंतर्गत कौन काउंट होगा। पहला ऑप्शन है सिनेमा देखना, दूसरा ऑप्शन है छात्र द्वारा मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा अध्यापन, चौथा ऑप्शन है संगीत का अभ्यास आनंद के लिए करना। सिनेमा देखना ये फालतू काम हो गया, ठीक ना। मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना ये फालतू काम है, ठीक है, मनोरंजन के लिए खेला जा रहा है। संगीत का अभ्यास करके आनंद लेना, ठीक ना, ये भी श्रम नहीं है। शिक्षक द्वारा अध्यापन करना, टीचर के द्वारा पढ़ाना, ये क्या है? ये आपका श्रम के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? गो सही आंसर होगा।
अब हम आते हैं खाली स्थान में, ठीक ना। खाली स्थान में कह रहे हैं यहाँ पे कि श्रम को उत्पादन का डैश साधन कहा गया, ठीक ना। श्रम को उत्पादन का डैश साधन माना गया है। तो श्रम को उत्पादन का सक्रिय साधन माना गया। क्या माना गया है? सक्रिय साधन माना गया है। अगला है शिक्षक के कार्य को डैश श्रम कहते हैं। तो शिक्षक के कार्य को मानसिक श्रम कहते हैं ना, वो क्योंकि अपने दिमाग से खटते हैं, वो क्या करते हैं? दिमाग से खटते हैं। तीसरा है डैश अर्थव्यवस्था के भौतिक अथवा पूंजीगत साधन है। इसका मशीन एवं यंत्र। मशीन और यंत्र क्या है? अर्थव्यवस्था के भौतिक या पूंजीगत साधन है। चौथा क्वेश्चन है सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य की डैश बहुत बढ़ गई है। तो मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ गई। क्या बढ़ गई है? आवश्यकताएं बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न साधनों के डैश से होता है। तो किससे होता है? सहयोग से होता है। किससे होता है? सहयोग से होता है। अगला है उत्पादन की नई तकनीक की वजह से उत्पादन क्षमता में अपेक्षाकृत डैश होती है। तो अपेक्षाकृत वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। खाली स्थान भी खत्म। अब हम लोग आते हैं सही गलत में, ठीक ना। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। पहला कार्य है अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना था। हाँ, ये बात सही है, ठीक ना। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ जो है उपयोगिता का सृजन करना है। अगला है किसान के कार्य को मानसिक श्रम कहते नहीं, उसके कार्य को शारीरिक श्रम कहते हैं। मानसिक नहीं, वो मन से नहीं तन से खटते हैं। अगला है अर्थशास्त्र के प्रमुख तत्व प्राकृतिक साधन एवं भौतिक साधन है। हाँ, इसका प्राकृतिक और भौतिक दोनों है, ये बात सही है। अगला है ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था विकसित है नहीं, विकासशील है। क्या है? विकासशील है, ये गलत है। अगला भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है, ठीक ना। क्या करें यहाँ पे? भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है, ये भी गलत है, ठीक ना। कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्योंकि 4 में थोड़ा हमको डाउट लग रहा है ना, 4 नंबर क्वेश्चन में डाउट लग रहा है। 1 मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पर 4 नंबर क्या है? ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था विकसित है। हाँ, ब्रिटेन क्या है? विकसित है, ठीक ना। ये हो जाएगा सही। ब्रिटेन क्या है? विकसित है, ठीक ना। ब्रिटेन विकसित है, ये सही हो जाएगा। अगला भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है। तो भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये बात गलत है, ठीक ना। ये कारण नहीं है। अब आते हैं मिलान में। करा स्तंभ को के कथन का स्तंभ खो के कथन से मिलान कीजिए। पहला भूमि का पारिश्रमिक, ठीक ना। भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? लगान कहलाता है। भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? लगान कहलाता है। अगला है श्रम का पारिश्रमिक। तो श्रम के बदले जो हमें, ठीक ना, मिलता है, भूमि में जब हम काम करते हैं, भूमि के बदले जो मिलता है हमको, ठीक ना, वो लगान कहलाता है। भूमि के बदले जो मेहनत, भूमि का जो पारिश्रमिक जो मिलता है, जो मेहनत का जो फल मिलता है, वो लगान होता है। श्रम का, श्रम मतलब कि किसी के अगर हम जो है क्या करते हैं, ठीक ना, श्रम मतलब कि लेबर वाला काम करते हैं, उसके बाद हमको जो मिलता है वो मजदूरी कहलाता है। क्या कहलाता है? मजदूरी। अगला है पूंजी का पारिश्रमिक। तो पूंजी का पारिश्रमिक, कहीं अगर पूंजी हम लगाते हैं, ठीक ना, तो हम उसमें ब्याज खोजते हैं। क्या खोजते हैं? ब्याज खोजते हैं। इतना पूंजी लगाए तो कितना ब्याज बढ़ा है। व्यवस्थापक का पारिश्रमिक। व्यवस्थापक मतलब कहीं अगर कोई जॉब करता है, ठीक ना, तो उसको जो पैसा मिलता है उसको वेतन कहते हैं। अगर साहसी का पारिश्रमिक, साहसी व्यक्ति लाभ चाहता है। क्या चाहता है? लाभ चाहता है। तो मैच भी खत्म। अगला है लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक ना। कम से कम इसको जो है 20 शब्दों में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन, उत्पादन से आप क्या समझते हैं? उत्पादन क्या है? उत्पादन से आप क्या समझते हैं? तो ठीक ना, तो अर्थशास्त्र के अनुसार उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है, ठीक ना। उपयोगिता का सृजन करना ही क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। जैसे नदी के बालू से मकान का बनना, ठीक ना। नदी में क्या था? जब तक बालू जो नदी किनारे था वो बर्बाद पड़ा था, लेकिन जब उसको क्या किया हम लोग ने, मकान बनाया तो उपयोग में ले आए, उपयोग में ले आए तो अब वो उत्पादन कहला गया। यहाँ इसमें बालू की उपयोगिता को सृजित किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उत्पादन तथा उपभोग में अंतर कीजिए। उत्पादन और उपभोग में क्या अंतर है? उत्पादन और उपभोग में क्या अंतर है? तो उत्पादन से अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, जबकि उपभोग से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है ना। उपभोग से क्या होता है? मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन के विभिन्न साधन कौन कौन से? ना, उत्पादन के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं? तो आप लोग को पता है कि उत्पादन के मुख्यतः 5 साधन है। कितने साधन है? 5।
उत्पादन के विभिन्न साधन निम्नलिखित हैं। पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, चौथा व्यवस्था या संगठन, पांचवा उद्यम या साहस। उद्यम या साहस, ये पांचों क्या है? ये पांचों जो है उत्पादन के विभिन्न साधन हैं। अगला है फतेहपुर, ठीक ना, क्या क्वेश्चन? तो फतेहपुर गांव के लोगों का मुख्य साधन क्या है? फतेहपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? तो फतेहपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि है। कृषि मतलब खेती, ठीक ना। फतेहपुर गांव के जो लोग क्या करते हैं? खास करके खेती करते हैं, ठीक ना, जैसा कि हम लोग चैप्टर में पढ़े थे। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि तथा पूंजी में क्या अंतर है? भूमि और पूंजी में क्या अंतर है? तो इसका डिफरेंस हम लोग देखेंगे। भूमि नाशवान है। भूमि क्या है? नाशवान है। यह उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है। भूमि क्या उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है, जबकि पूंजी उत्पादन का एक सक्रिय साधन है। पूंजी क्या है? सक्रिय साधन है, जिसके अंतर्गत मुद्रा अथवा वस्तुओं का उपयोग उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? यदि हाँ तो क्यों है? यदि है तो क्यों है? जो लिखेंगे इसका हाँ। सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या का पालन पोषण भूमि को सिंचित करके उसमें उर्वरता लाकर ही सघन कृषि पर किया जा सकता है ना, क्योंकि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको खाने के लिए भोजन चाहिए। अब भोजन हम लोग तब लाएंगे जब अधिक मात्रा में खेती करेंगे। खेती तब होगा जब हम लोग भूमि को क्या करेंगे? सिंचित करेंगे। इसलिए क्या है? सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है? उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है? तो पूंजी उत्पादन का क्या है? एक प्रमुख साधन है, ठीक ना। पूंजी उत्पादन का एक प्रमुख साधन है, जिसके अंतर्गत मुद्रा अथवा वस्तुओं का भंडार होता है, जिसका उपयोग उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक ना। पूंजी का उपयोग क्या किया जाता है? उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार लघु उत्तरीय खत्म हो गया। अब हम आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे हैं। इसका उत्तर कम से कम 100 वर्ड में देना, ठीक ना। अधिकतम आप जितना वर्ड में दे पाएँ, मिनिमम इसका उत्तर जो 100 वर्ड में देना है। जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन की परिभाषा दीजिए, ठीक। उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं? तो 5 साधन हैं। व्याख्या करें, सबका व्याख्या भी करना है। 3 टाइप क्वेश्चन इसमें दिया गया, ठीक। 3 क्वेश्चन को एक में मर्ज किया गया है। तो लिखेंगे जब किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता का सृजन किया जाता है तो वह उत्पादन कहलाता है। जब किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता का सृजन किया जाता है तो वह उत्पादन कहलाता है, ठीक। पहला क्वेश्चन दे दिया परिभाषा। अब लिखना उत्पादन के निम्नलिखित साधन है, या लिखना उत्पादन के 5 साधन है। पहला भूमि, दूसरा पूंजी, तीसरा व्यवस्था या संगठन, चौथा साहस या उद्यम। ठीक ना। अब इसमें क्या करना, प्रत्येक को बारी बारी से वर्णन करना है। सब में 1-2 लाइन लिख देंगे, काफ़ी है। भूमि, तो लिखना भूमि में, ठीक ना, कि भूमि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है जो किसी भी उत्पादन प्रक्रिया को आधार प्रदान करेगा। भूमि के बिना जो ना कोई भी उत्पादन प्रक्रिया जल्दी नहीं होगा। सबका बेस कौन है? सबका आधार कौन है? भूमि है। यह उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है। क्या है? निष्क्रिय। तो भूमि के बारे में लिख दिया एक लाइन। अगला पूंजी, धन का वह अंश जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है, जिसमें मुद्राओं अथवा वस्तुओं का भंडार होता है, ठीक ना। जिसमें क्या, मुद्राओं अथवा वस्तुओं का भंडार होता है, कोमा पूंजी कहलाता है। क्या लिखेंगे? पूंजी कहलाता है। पूंजी कहलाता लिख दिए, पूंजी कहलाता है। तब लिखेंगे इसका प्रयोग उत्पादन में किया जाता है। इसका प्रयोग उत्पादन में किया जाता है। अगला श्रम, श्रम में लिखेंगे श्रम को उत्पादन का सक्रिय साधन कहा जाता है, लेकिन उत्पादन के साधन में शारीरिक अथवा मानसिक श्रम आर्थिक उद्देश्य से किया जाता है ना। सबका अपना अपना एक जगह है, कहाँ पे शरीर से खटना है, कहाँ पे माइंड से खटना है। अगला संगठन, व्यवस्था या संगठन उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है जो उत्पादन को व्यवस्थित ढंग से उपयोग करने की चेष्टा करता है। इसीलिए संगठन उत्पादन प्रक्रिया के एक सक्रिय साधन माना गया है। कौन सा साधन माना गया है? सक्रिय साधन माना गया है। अगला साहस या उद्यम, ठीक ना।
उत्पादन कार्य जोखिम से भरा होता है। उत्पादन काम कैसा भरा है? जोखिम से भरा है। जो इस जोखिम का वहन करता है उसे उद्यमी या साहसी कहते हैं। जो व्यक्ति इस जोखिम को उठाता है उसको साहसी या उद्यमी कहते हैं। इसीलिए साहस को उत्पादन का एक सक्रिय साधन के रूप में गिना जाता है। साहस को उत्पादन का क्या माना जाता है? सक्रिय साधन माना जाता है। ठीक है, सक्रिय साधन माना जाता है। यहाँ तक लिखना, सक्रिय साधन माना जाता है। पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया, ठीक ना, दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी कम बड़ा नहीं है। दूसरा कह रहा है उत्पादन के साधनों में संगठन एवं साहसी की भूमिका का वर्णन करें। संगठन और साहसी की भूमिका का संपूर्ण वर्णन करना है। आंसर लिखना है इसका, उत्पादन के साधनों में संगठन एवं साहसी की भूमिका का वर्णन करें। उत्पादन के साधन में संगठन और साहसी की क्या भूमिका है, इसका वर्णन करना है। आंसर है उत्पादन करने में संगठनकर्ता या उत्पादनकर्ता का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है ना। संगठनकर्ता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ प्राप्त करना होता है। लेकिन विभिन्न कारणों और विशेषकर भविष्य की अनिश्चितताओं के कारण उत्पादन में घाटा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार प्रॉफिट ही होगा, ठीक ना, कभी कभी लॉस भी हो सकता है, घाटा भी हो सकता है। अर्थात उत्पादन कार्य जो जोखिम से भरा हुआ है। उत्पादन का जो काम किससे भरा है? जोखिम से। और जो व्यक्ति इस जोखिम का वहन करता है उसे उद्यमी या साहसी कहते हैं, ठीक ना। ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? हम लोग उद्यमी या साहसी कहते हैं। उसका पैराग्राफ चेंज करेंगे। अब पैराग्राफ चेंज करने के बाद जो फिर यहाँ से लिखना है, पैराग्राफ चेंज करने के बाद यहाँ से लिखना है कि जब उत्पादन के साधनों को एकत्रित कर उत्पादन कार्य में लगाया जाता है, उत्पादन के साधनों को एकत्रित करके जमा करके उत्पादन के कार्य में लगाया जाता है तो कम पूंजी रहने पर भी उत्पादन के साधन को व्यवस्थित ढंग से उपयोग संगठन के माध्यम से ही किया जाता है। संगठन के माध्यम से किया जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए जितना ही अच्छा उद्यमी होगा यानी साहसी होगा उतना ही व्यवस्थापक या संगठन चुस्त होगा। इसी संगठन को उत्पादन प्रक्रिया के एक सक्रिय साधन माना गया है, ठीक ना, माना गया है। यहाँ तक लिख देंगे, आंसर काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है फतेहपुर गांव में कृषि कार्यों का संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। फतेहपुर गांव के बारे में हम लोग पूरा कहानी पढ़े हैं, ठीक ना। इसमें कृषि का काम जो किस प्रकार होता है उस पर हमको क्या करना है, कुछ बताना है। तो लिखना है यहाँ पे फतेहपुर गांव में, ठीक ना, फतेहपुर गांव में श्रम शक्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में अधिक प्रचुर मात्रा में, यानी दूसरे गांव की तुलना में, ठीक ना, यहाँ पे कंडीशन काफ़ी बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर इस श्रम शक्ति का अधिक प्रयोग करना आदर्श होता है। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ, ठीक ना, ऐसा नहीं हुआ। अगर इस श्रम शक्ति का अगर जो है सदुपयोग होता तो बहुत अच्छा माना जाता, लेकिन संयोग की बात ऐसा नहीं हुआ। खेती में श्रमिकों की उपयोगिता सीमित है, इसीलिए अवसरों की तलाश में श्रमिक आसपास के गांवों, शहरों तथा कस्बों में जा रहे हैं, ठीक ना। खेती में क्या है तो सबका जो है सीमित मात्रा में और सीमित ही पेमेंट आता है, ठीक ना, जिससे उसका घर बार नहीं चल पाता है। तो और काम की तलाश में वो अगल बगल के गांव, शहर या कस्बे में जाते हैं। लेकिन कुछ श्रमिक ने गांव में ही गैर कृषि क्षेत्र में काम करना आरंभ कर दिया है। कृषि के अलावा कुछ और काम भी इधर उधर देख लेता है। वर्तमान में इस समय फतेहपुर गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत ही बड़ा नहीं है। यद्यपि गांव में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य होते हैं, पर प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत ही क्या है, कम है। काम तो बहुत है लेकिन उसके करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम है। इसीलिए साधनों की कमी की वजह से यहाँ अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते हैं, ना, नहीं उतना नहीं कमा पाता है कि खर्च के साथ साथ बच भी जाए और बचत से पूंजी निकाला जाए। अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसान को अपने व परिवार के भरण पोषण के लिए खेतीहर मजदूर के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है। दूसरे के खेत में जो मजदूरी भी करना पड़ता है। इतना लिख देंगे, काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मझोले एवं बड़े किसान कृषि से, मझोले एवं बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं? वे छोटे किसान से कैसे भिन्न है? किसान को यहाँ पे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। छोटा किसान, मझोला किसान, बड़ा किसान। छोटा किसान जो काफ़ी नीचे स्तर पे है, बड़ा किसान जो काफ़ी उच्च स्तर पे है, और
मंझला किसान जो कि दोनों के बीच का कंडीशन जिसका है। ठीक है, भारत में किसान 3 प्रकार के होते हैं, बड़े किसान, मझोले किसान तथा छोटे किसान। ठीक है ना, मझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन से, ठीक है, उत्पादन से हुई बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेता है। वो जो कोई फसल लगाता है, ठीक है, उस फसल को जो बेचता है, उससे जो बचत होता है, यानी कि खर्च के अलावा जो बचता है, उस बचत से वो नेक्स्ट बार के लिए भी पूंजी इकट्ठा कर लेता है। दूसरी ओर छोटे किसानों के लिए, जो भारत में किसानों की कुल संख्या का 80% भाग है ना, अगर भारत में अगर 100% किसान है तो समझिए 80% किसान जो छोटा किसान ही है, उन्हें पूंजी की व्यवस्था करने में बहुत कठिनाई होती है ना। वो इतना ज़्यादा जो नहीं कमा पाता है कि वो जो ना कि अपना घर चलाने के साथ साथ जो है ना पैसा अगले बार के जो ना पूंजी के लिए भी रख दे, तो उसको पूंजी के लिए काफ़ी क्या होता है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उनके भूखंड मतलब ज़मीन का आकार छोटा होने का कारण उसका उत्पादन पर्याप्त नहीं है, मतलब कम मात्रा में होता है। अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते, वो बचा ही नहीं पाते हैं। ठीक ना, जितना कमाते हैं उतना खर्चा हो जाता है। अतः उन्हें क्या करना पड़ता है, तो अगले बार फसल लगाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसान को अपने और परिवार के भरण पोषण के लिए खेतीहर मजदूर की मतलब अपना खेत करने के साथ साथ दूसरे के खेत में भी मजदूरी के रूप में, ठीक ना, काम करना पड़ता है। ठीक ना, काम करना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, पूरा ख़त्म हो गया। तो आज हम जो है इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 के संपूर्ण क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे हैं। तो आशा करते कि आप लोग को आज का क्लास जो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट जरूर करें कि आपको ये क्लास कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।